वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज विच विल बी बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन आर्मी। हम आज की सीरीज जो शुरू कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी पे आधारित है। हमारी जो कोचिंग संस्थान है, हमारी जो संस्थान है, वो जो भी अभी ऑनलाइन के जो क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज का ये एक्सप्लेनेशन होगा। जो बच्चे वो टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में ये टेस्ट भेज दिया जाएगा, ठीक। और जिन्होंने भी अटेंड किया है उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो ये हमारी एक्सक्लूसिवली मतलब कि केवल और केवल इंडियन आर्मी के लिए ये टेस्ट सीरीज होगी। इंडियन आर्मी के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी, तथा जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी। ऐसा नहीं है कि वो इस टेस्ट सीरीज से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये स्पेशली हमने जो ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है वो इंडियन आर्मी के लिए ही की है, ठीक। तो आइए पहले टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन से शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हमने सभी के सभी प्रश्नों का व्याख्यान करने का प्रयास किया है। इन दिस टेस्ट सीरीज वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, किसी भी प्रश्न के व्याख्यान में दिक्कतें आती हैं तो आप वो दिक्कतों को अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि आप जैसा कि क्लास में होता है यदि डाउट आता है तो तुरंत पूछ लेते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस में केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। एक बार टीचर पढ़ा देगा, फिर उसके बाद बच्चे उसको सुनेंगे, ठीक है ना। टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? मतलब नंबर वाइज कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य बता देते हैं। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो केवल और केवल कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जो कि बेलगांव का सेशन था। वो 1924 में हुआ था। क्या हुआ था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने बंद कर दिया था 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, तो उसके बाद से 1922 के बाद से गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी की तबीयत खराब होने के बाद से गांधी जी को 1924 में जेल से बाहर निकाल दिया गया। वही 1924 में ही बेलगांव का अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। नंबर वाइज देखा जाए तो वो 39वां 39वां सेशन था कांग्रेस का, लेकिन यदि सेशन वाइज देखा जाए तो 38वां था। यदि 29 ऑप्शन में रहेगा तो 29 डालेंगे, नहीं तो 38 रहेगा तो 38 डालेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी कांग्रेस के भी मैंने बताया केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे, ठीक। वो सेशन बेलगांव में हुआ था, ठीक है ना। बेलगांव में हुआ था, 1924 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन हम जो फैक्ट बताते जाएंगे, हम क्वेश्चन के अलावा जो तथ्य बताते जाएंगे उन तथ्यों को आप कहीं नोट कर लेंगे, वो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से है। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत 20 गुना हो जाता है, 20% हो जाता है। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो देखिए क्या है कि यदि कोई दुकानदार है जो किसी खिलौने का 16% लाभ पे बेचता है, ठीक है ना, 16% लाभ पे। अब क्या है, दुकानदार चाहता है कि 10 रुपये और हम एक्स्ट्रा कमाएं, तो जब वो 10 रुपये और बढ़ा देता है तो उसको जो लाभ होता है 20% होता है, ठीक है ना, 20% का लाभ होता है, ठीक। मान लीजिए पहले से 16% पे बेच रहा था, इसी 16% पे क्या हुआ कि वो 10 रुपये और बढ़ा देता है तो उसे टोटल जो लाभ होता है 20% होता है। यानी कि जो 10% बढ़ा है, ठीक, वो क्या है
10 रुपये जो बढ़ा है 10 रुपये बढ़ा है, वो कितने परसेंटेज के लिए बढ़ा है? मैंने पहले तो 16 का लाभ वो कमा ही रहा था, 16 का लाभ कमा ही रहा था, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही 10 रुपया बढ़ा तो उसे 20% का लाभ होने लगा, ठीक है ना। तो 20 माइनस 16 कितना हुआ? अंतर कितना है? 4% का आया, ठीक है ना। 4% की जो वैल्यू है 10 रुपया है, ठीक है ना। 10 रुपये, पहले से तो 16% वो प्रॉफिट कमा ही रहा था, लेकिन अब क्या है, जैसे ही 10 रुपया जोड़ा उसमें और 10 रुपया और कस्टमर से ज्यादा लेने लगा तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। यानी कि टोटल उसे कितना परसेंटेज लाभ बढ़ा? 4% लाभ बढ़ा। और रुपया कितना जोड़ के बढ़ा था? 10 रुपया। यानी कि 4% की वैल्यू है 10 रुपया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 रुपया। देखिए ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको पता होगा कि जो भी लागत मूल्य होगा वो 100% ही होगा, ठीक है ना, या 100% ही होता है, ठीक। और उस तरह से क्या होगा, हम जो भी परसेंटेज होगा, परसेंटेज को उसके यूनिट वैल्यू में या लाभ हानि के फॉर्म में निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू दी रहेगी, अभी 10 दिया है तो हमने इजीली इस दोनों परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करके इस 10 के इक्विवेलेंट कर दिया है, ठीक। उसके बाद से यदि 4% की वैल्यू है 10 रुपया तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 250 रुपये। आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वस्तु की जो आपकी लागत मूल्य हो जाएगी 250 रुपये हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी मैथमेटिक्स है। 15 सेव का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी दुकानदार ने, ठीक, किसी दुकानदार ने 15 सेव खरीदा, ठीक है ना। 15 सेव नहीं, किसी दुकानदार ने क्या किया कि दुकानदार के पास समझिए कि दुकानदार ने 25 सेव बेचा, ठीक है ना। 25 सेव बेचा। वो क्या किया, 25 सेव को इतना सस्ते में बेच दिया, ठीक है ना, जितना कीमत समझिए कि 15 सेव की है, ठीक है ना। अब क्या था, दुकानदार को टोटल 25 सेव का पैसा लेना। दुकानदार ने 25 सेव बेचा, ठीक, उसको 25 सेव का पैसा चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहा है कि वो 25 सेव का पैसा नहीं लेता है, वो केवल 15 सेव का ही पैसा लेता है 25 सेव बेच के, ठीक है ना। 25 सेव बेच के केवल 15 का ही पैसा लेता है। इस सवाल का मतलब यही हुआ, यानी कि 15 सेवों का क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, ठीक ना। 15 सेव की जितनी खरीदारी है वो उतनी ही 25 सेव का बेचने वाला मूल्य है। यानी कि इस लाइन को यदि आप पढ़ेंगे तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, ठीक ना। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि दुकानदार ने 25 सेव को जो बेचा है वो 15 सेव के रेट पे ही बेच दिया, यानी कि दुकानदार को 10 सेव का घाटा हुआ है। 10 सेव को ऐसे ही फ्री में ही जाने दिया है, ठीक ना। तो दुकानदार को कितने सेव का घाटा हुआ? 10 सेव का, ठीक है ना। अब इसे परसेंटेज जब निकालना होगा तो 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 गुणे 100, यानी कि जितना जो सेव बेचा होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये उसको हानि निकल आएगी, तो 40% हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी कि 320 आम बेचा है, ठीक है ना। वो कितने में बेचा है? जो जितने में वो 400 आम खरीदा है, ठीक है ना, ठीक है, उतने ही रेट में वो 320 आम बेच दिया, ठीक। मान लीजिए कि एक आदमी क्या है कि 320 आम बेचा, 320 आम में उसे 100 रुपया मिला, ठीक है ना। उसी 100 रुपये में वो 400 आम खरीद रहा है कहीं से, ठीक। तो अब उसको कितने आम का फायदा हो रहा है? अब देखिए 80 आम का फायदा हो रहा है कि नहीं, ये परसेंटेज नहीं है, उसे 80 आम का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। 80 आम का फायदा हो रहा है, ठीक। और बेच कितना रहा है? 320, तो उसे कितने का फायदा हो रहा है? देखिए कितना परसेंटेज हो गया, 80/320। जो भी बेचा जाएगा ना, जो भी बेचा जाएगा वो हमेशा अपॉन में रहेगा। यदि लाभ हानि निकालनी है तो हमेशा जो बेचने वाली मूल्य रहेगी या बेचने वाली वस्तु रहेगी वो हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो रूस के कारेन खाचनोवा ने पेरिस मास्टर टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का प्रायोजक कौन है? तो आईपीएल 2020 का प्रायोजक ड्रीम 11 है, ठीक है ना। ड्रीम 11 आप याद रखिएगा, ड्रीम 11, ठीक। अब देखिए आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? तो ईशान किशन मुंबई इंडियंस से थे, ठीक है ना। ये कुल 14 मैच हुआ था, रन 516 रन थे टूर्नामेंट में, छक्के
30 छक्के मारे थे। एक मैच में सर्वाधिक 9 छक्के मारे थे इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, ठीक ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहते हैं उसको अवकरण कहते हैं, अवकरण, ठीक ना। रिडक्शन होता है वो, रिडक्शन, ठीक ना। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक या उच्च विद्युत ऋणात्मक परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अवतरण में क्या होता है, अवकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट जब रिड्यूस होता है, रिडक्शन जब उसका होता है या अवकरण जब उसका होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो हाईली निगेटिव हो जाता है। जब किसी का भी रिडक्शन होता है तो निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया था? तो अकबर ने इलाही संवत 1584 ईस्वी में शुरू किया था। इस संवत का मतलब होता है कैलेंडर, मतलब इलाही कैलेंडर अकबर ने शुरू किया था, ठीक ना। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, फरगना वैली में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड होता है। चूहे मारने का जो जहर होता है ना, वो पोटेशियम साइनाइड होता है, KCN जिसको फार्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पर जो बना पुल है ढोला सदिया ब्रिज, यानी भूपेन हजारिका ब्रिज है, ठीक ना, भूपेन हजारिका ब्रिज है। वो कुल मिला के 9.15 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को पहली बार अस्थायी रूप से जोड़ने वाले पुल का सेना के लिए खास महत्व है, ठीक ना। अब देखिए ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका सेना के लिए बहुत ही खास महत्व है, और ये लोहित नदी पे बना हुआ है, लोहित नदी पे, ठीक ना। आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मंडे 28 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी, मंडे ये 2021 का डेट लिख दिया है, 2022 का डेट लिख दिया है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। अब देखिए अकबर का राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए जो अकबर का राज्याभिषेक था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक, जिसमें अकबर की आयु केवल 13 वर्ष की थी, ठीक है ना। कलानौर के निकट हुआ था, ठीक, इतना बस ध्यान रखिएगा। आज जब अकबर का जो पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ हुआ था, ठीक ना। इसकी उपाधि अकबर को दी गई थी राज सिंहासन देते समय, ठीक है। याद रखिएगा 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब पाई गई? तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व पाई गई, ठीक है ना। ये सबसे मतलब कि इतिहास में जो युद्ध है कलिंग युद्ध एक अपना महत्व रखता है। इसी के बाद से अशोक ने संन्यास ले लिया था, ठीक है ना। ये बहुत ही घातक और बहुत ही डेडली वार हुआ था। डेडली वार मतलब बहुत ही इसमें जान माल की क्षति हुई थी, जिससे अशोक में काफी परिवर्तन आ गया। अशोक ने इस युद्ध के बाद से संन्यास ले लिया था, ठीक, कलिंग विजय के बाद से। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। ऐसा माना जाता है तो 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन जो डेट स्टार्टिंग है वो 1500 ईसा पूर्व है। आप इसी को ऑप्शन में डालेंगे 1500 ईसा पूर्व, ठीक। अब देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। जो इरविन थे, इरविन वॉयसरॉय थे, ठीक ना। अब क्या हुआ था, जो हमारे यहाँ दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च या दांडी आंदोलन, तो दांडी मार्च के नाते जितने भी सारे नेता थे वो नेता हमारे जेल में बंद हो गए थे, ठीक ना। जेलों में बंद हो गए थे, तो जेलों में बंद होने के नाते अब क्या उनको छुड़ाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब देखिए अंग्रेजों ने इरविन को भेजा था कि गांधी जी से जाकर समझौता करो। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया था? क्योंकि देखिए वो जो सेशन चल रहा था, वो जो टाइम चल रहा था 1929, 30 और 31, 1939, 1930, 1931, ये सभी जो समय थे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गोल में सम्मेलन, ठीक ना। उसी गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब सारे के सारे नेता बंद थे, तो कोई भाग लेने के लिए था नहीं, इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था कि नेता जाके भाग लें।
ठीक। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था जाके। अब देखिए अमृतसर नगर किसने बसाया था? तो अमृतसर नगर जो था वो अमृत सरोवर के नाम से बसा था। गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर नगर बसाया था। जो जब बसा था नगर तो उसका नाम था अमृत सरोवर, बाद में ये अमृतसर के नाम से विख्यात हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण शुरू हुआ था 1570 में और जो पूर्ण हुआ था 1577 में पूर्ण हुआ था। ये स्वर्ण मंदिर को हम श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम का प्रतिपादन है वो मेंडलीफ ने किया था सन 1869 में। ये रूस के वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन भी इससे है, मेंडलीफ से ही है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो किस तरीके से बदलता है, ये मेंडलीफ ने कहा था। तो मेंडलीफ ने ये कहा था कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जो एटॉमिक वेट होता है उसके आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा मेंडलीफ ने कहा था, ठीक ना। आप ऑप्शंस में दिया होगा तो देख लीजिएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, ठीक है ना। पीएच स्केल, देखो पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू हम उन जो हमारे लिक्विड होते हैं उनकी हम नापते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लिक्विड का हमें नेचर पता करना होगा कि हाँ ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम पीएच वैल्यू के हिसाब से बता सकते हैं। जो हमारी न्यूट्रल पीएच वैल्यू होता है, न्यूट्रल का मतलब कि ना ही एसिड ना ही बेस, यानी कि पानी, जो पानी का पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक ना। अब देखिए जितने भी लिक्विड 7 से जिनकी पीएच वैल्यू कम होगी, 7 से 0 के बीच में होगी, वो एसिड होंगे, ठीक ना, अम्ल होंगे, ठीक। और जिस भी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, 7 से 14 के बीच में होगी, तो वो क्षार होंगे, बेस होंगे, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी से रिलेटेड। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसेन ने किया था। सोरेनसेन जो कि डच डेनिश केमिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट, ठीक है ना, सोरेनसेन, ठीक, 1909 में किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हम कैसे मान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? अम्लीय कैसे मान सकते हैं? जब उस विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, ठीक ना, 7 से 0 के बीच में होगी, तो वो ऑटोमेटिक अम्लीय होगा, ठीक है ना। 7 से कम मतलब 6 हो सकती है, 6.2 हो सकती है, 6.8 हो सकती है, तो वो अम्लीय होगा। 5, 4, 3, 2, 1 जो भी होगा वो अम्ल होगा, ठीक ना, विलयन अम्लीय होगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, ठीक। अब देखिए शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध अल्कोहल का जो पीएच मान होता है ना, शुद्ध अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं, C2H5OH, उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.33 होता है। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, वो ध्यान रखिएगा। खून का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 और शुद्ध अल्कोहल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.33 होता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन था, रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर, ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये देखिए ये जो बुक लिखी थी वो एक्स एसपीजी अफसर थे, जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा देखती है एजेंसी, उसी के ये अफसर थे, ठीक ना। ससिंद्रन कल्ली निकील, इन्होंने ट्रांसजेंडर पे किताब लिखी है जिसका नाम है रसाथी, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो विधिक सेवा दिवस क्या होता है कि इसमें जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस होता है उस दिन हम क्या करते हैं कि जो भी उस दिन क्या वो इसलिए मनाया जाता है कि जो भी गरीब से गरीब या कमजोर से कमजोर हो, सभी को एक लीगल सलाह मिलनी जरूरी है, मतलब कानूनन रूप से उनको सलाह मिलनी जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग जो समाज में वो इनके जो क्या बोलते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली कोई केस नहीं लड़ पाते हैं या फिर उनको कोई वकील नहीं मिल पाता है, तो वो हार जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हमने
मतलब इस जो विधिक दिवस है, इसी विधिक दिवस को हमने एक नेशनल लीगल सर्विस के मतलब दिन याद करके मनाया जाता है। मतलब ये किया जाता है इस दिन कि हम जो भी गरीब से गरीब या जो भी असहाय लोग होंगे उनको भी हम लीगल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। 9 नवंबर 2020 को देश के राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया गया, ठीक ना। अब 9 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 9 नवंबर को, ठीक। ये इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान, विधिक मतलब होता है कानूनन सलाह प्रदान करना है। कई आपने देखा होगा कई जो कमजोर तबके के लोग होते हैं वो कानूनन सलाह न मिलने के नाते जेल में ही रह जाते हैं, ठीक ना, और या उनको कानूनन मदद नहीं मिलती है तो जेल में ही रह जाते हैं वो। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एल्टन चिदंबरा ने संन्यास की घोषणा की। तो देखिए, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एल्टन चिदंबरा ने पाकिस्तान सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा। जिम्बाब्वे, ठीक ना, सुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो अजय की आयु क्या होगी? तो आइए देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है उनकी अजय की आयु क्या होगी। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को जो हल करेंगे हम, देखिए अब उनके जो आयु का अनुपात है वो 3 और 4 है, ठीक। तो मान लेंगे हम अजय की आयु क्या है, 3x है, ठीक है ना, और विजय की आयु क्या है, 4x है, ठीक ना, ठीक, 4x। अब देखिए किसी न किसी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तभी हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, अन्यथा अनुपात में ही लिखेंगे, ठीक। तो यदि हमने x मान लिया कोई कांस्टेंट है तो अजय की आयु 3x हो जाएगी, विजय की आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, यानी कि 3x + 4x = 84 है, ठीक है ना, 84। तो क्या हो जाएगा, 7x = क्या हो जाएगा, 84, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए x = क्या हो जाएगा, 12, ठीक ना। तो अब देखिए अजय की आयु पूछी है, तो अजय की आयु क्या थी, अजय की आयु 3x थी, ठीक ना, x की वैल्यू 12 आ गई, तो फिर अजय की आयु कितनी होगी, 3 × 12 यानी कि 12 36 वर्ष होगी, ठीक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 3:7 है, ठीक ना। यदि उनके आयु का योग 60 है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा? देखिए माँ की हमने आयु मान ली 7x है, पुत्र की आयु 3x है, ठीक। अब दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब देखिए दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7x - 3x 4x हो जाएगा, ठीक ना। तो 4x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 6 है तो 4x की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो दोनों की आयु का अंतर क्या है, दोनों की आयु का अंतर क्या है, 24 है, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब देखिए 7 है 3 है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसको 7 और 3 को दोनों को जोड़ देंगे तो 10 यूनिट, ठीक ना। तो ये बोल रहा है 10 यूनिट की वैल्यू 60 है, ठीक ना, 10 यूनिट की वैल्यू 60 है। अब देखिए दोनों का अंतर पूछा है, तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि तब 4 यूनिट की वैल्यू तब कितनी होगी, यदि 10 की 60 है तो 4 की हो जाएगी 24 हो जाएगी। आप निकालिएगा, ठीक है ना, ये हीट एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा, निकल जाएगा आराम से, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 3:1 का अनुपात है, ठीक। 5 वर्ष बाद उसका अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब मानिए प्रकाश की वर्तमान आयु 3x है और बेटी की तब हो जाएगी x हो जाएगी। अब दोनों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है, ठीक। तो पहले माना था जो वर्तमान आयु 3x है और इसका x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3x + 5 और बेटी के क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक। इसी का अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात 7:3 दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 10 आएगी, ठीक। तो बेटी का वर्तमान आयु पूछा है, तो बेटी का वर्तमान आयु 10 था, तो x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि वर्तमान आयु 10 हो जाएगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक या तो आपको क्लास में बताई जाएगी, नहीं तो अलग से एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। अभी हमारे पास टेक्निकल डिवाइस की कमी है, टेक्निकल डिवाइस मतलब पेन टैब हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्लेन करने में दिक्कत
दिक्कत आ रही है, अन्यथा आपको यहीं पे बता दिया जाता। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 वर्ष पहले हमने मान लिया कि उनकी A की आयु x थी, ठीक, B की आयु 2x हो जाएगी, C की 3x हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष पहले क्या था, 1:2:3 था, ठीक ना। तो पहले की x मानेंगे तो दूसरे की 2x हो जाएगी, तीसरे की 3x हो जाएगी। अब देखिए देखते हैं, अब देखिए क्या है, तो वर्तमान आयु क्या है। अब 6 वर्ष पहले था, ठीक ना, 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। हम 6 वर्ष पहले ये माने थे, ठीक ना, तो वर्तमान में क्या था, ये 6 वर्ष पहले की दी हुई है, तो वर्तमान में x + 6 हो जाएगी, B की हो जाएगी 2x + 6 हो जाएगी, C की हो जाएगी 3x + 6। इन तीनों का जो वैल्यू दिया है 90 दिया है, जोड़ा गया है, ठीक ना, तो तीनों का वैल्यू 90 दिया है, तो x की क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो C का वर्तमान आयु है 3x + 6 है, ठीक ना, 3x + 6 है, तो x की वैल्यू 12 रख के यहाँ पे C की जो वर्तमान आयु 42 वर्ष आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, अच्छा, एक्शन रिएक्शन से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है, ठीक ना। तो जल में जो तैरना होता है न्यूटन के एक्शन रिएक्शन से, थर्ड जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसके नाते संभव हो पाता है। क्यों हो पाता है उसके नाते, क्योंकि आप जितना ही भार उठाते हैं, जितना ही भार का पानी आप हटाते हैं, उतना ही वजन आप पे नीचे से लगता है, ठीक है ना, तब आप पानी में तैर पाते हैं, ठीक। तो ये एक्शन रिएक्शन के नाते हो पाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है। एम्पियर से करंट नापते हैं, ठीक है ना। जो करंट की इकाई होती है एम्पियर होती है। वोल्टेज की इकाई होती है, जिससे हम विभवांतर नापते हैं, वो वोल्ट होता है, ठीक है ना। पावर का वाट होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल प्रेशर की इकाई है, ठीक है ना, दाब की, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, ठीक है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा। जो विटामिन ए है फैट सॉल्युबल होता है, मतलब कि वसा में घुलनशील होता है, ठीक ना। और ये किस में मिलता है, देखिए जो आर्मी वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होगी तो हमको बता देंगे, हम इसको हिंदी में भी लिख देंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जो पत्तेदार हरी सब्जियां होते हैं उनमें मिलता है। नट्स में मिलता है, नट्स मतलब होता है जो आपके डेट्स हो गए या मूंगफली हो गई। टोमेटो टमाटर में मिलता है। ऑरेंज में मिलता है, जानते हैं ना, संतरे। रिप येलो फ्रूट्स में मिलता है, ठीक ना, पके हुए फ्रूट्स में मिलता है। गुआवा अमरूद में मिलता है। मिल्क में मिलता है। लीवर में मिलता है, यकृत जो लीवर होती है जानवरों की उसमें मिलता है। कैरेट गाजर में मिलता है। ब्रोकली में मिलता है, ब्रोकली एक तरह की हरी गोभी होती है, ठीक ना। वाटरमेलन में मिलता है, खरबूजे में। तो आइए, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है, तो अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के शरीर में विटामिन पाए जाते हैं। एक तो होता है जो हमारे वसा में घुलते हैं, ठीक ना, एक होता है जो पानी में घुल जाते हैं। तो जो भी विटामिन पानी में घुल जाएगा वो हमारे शरीर के पसीने के रास्ते या यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। और जो विटामिन पानी में नहीं घुलता है, जो कि विटामिन फैट में घुलता है, फैट मतलब जो शरीर में चर्बी होती है उसमें घुलता है, तो हमारे शरीर में ही रह जाता है। अब देखिए जो पानी में घुल जाते हैं वो तो हमारे शरीर में रुकेंगे नहीं, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। अब देखिए कौन सा विटामिन फैट में घुलता है, तो फैट में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों फैट में घुलते हैं। अब देखिए जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की अधिकता के नाते, अब देखिए विटामिन डी किस लिए जरूरी होता है, तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के लिए जरूरी होता है। जब विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम हो जाता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को लगता है डैमेज करने, ठीक है ना। तो अब देखिए उसमें लीवर भी डैमेज होता है विटामिन डी की अधिकता से। अब देखिए विटामिन सी में मौजूद है, ठीक ना, तो विटामिन सी में टमाटर में मौजूद है, पपीता में भी होता है, अमरूद में भी होता है, यानी कि सभी में होता है, उपयोग सभी में। आप ये जो नंबर जो नीचे दिया गया है ये वो पढ़ लीजिएगा कि हाँ भाई किस में होता है, ये सभी लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना।
अब देखिए अगला प्रश्न था, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा। जो गंगा नदी के स्रोत हैं वो भागीरथी, अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग से जब नीचे ये नदियां बहती हैं दोनों मिलके, तो उसी को हम गंगा कहते हैं। ठीक है ना। गंगा का जो सोर्स है, मेन जो जहाँ से गंगा निकलती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। तो आइए अगला देखते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। ठीक ना। तो शिवांगी पाठक है। आपके मेरे ख्याल से जो वो टेस्ट सीरीज दी गई है, टेस्ट सीरीज में शायद शिवांगी गुप्ता लिखा हुआ है। ठीक ना। वो शिवांगी गुप्ता नहीं है, शिवांगी पाठक है, जो 16 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये हमारे हिसार हरियाणा से है। ठीक ना, भारतीय पर्वतारोही है। अब देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो दिया किसी और ने था, लेकिन जो फेमस किया था हमारे भगत सिंह ने किया था। हमारे भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था उनके साथियों ने, भगत सिंह ने, तभी उस असेंबली में ही नारा लगाया था इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन जो ये इंकलाब जिंदाबाद का जो लिखा था वो मशहूर शायर हसरत मोहानी ने लिखा था। ठीक ना। एक जो जलसा हुआ था, जलसा मतलब कोई मीटिंग हुआ होगा, उसी मीटिंग में इन्होंने ये नारा बोला था। ठीक ना। तो ये दोनों ऑप्शन आएगा, हसरत मोहानी का तो नहीं आएगा, लेकिन भगत सिंह का ही आएगा। भगत सिंह का आएगा तो भगत सिंह रहेंगे, हसरत मोहानी का आएगा तो हसरत मोहानी को आप ऑप्शन में डालेंगे। ठीक है ना। भगत सिंह का होगा तो भगत सिंह को ऑप्शन में टिक लगाएंगे, या तो हसरत मोहानी को टिक लगाएंगे। ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद, आज की सीरीज खत्म हुई। यदि कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए।